everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So in today's video, we will continue our मास्टर कैडर फिजिक्स रिवीजन सीरीज। तो डे 1 में हमने कुछ टॉपिक किए थे, ठीक है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी। डे 2 में कल हमने डिस्कस किए थे डैम्पिंग, टॉपिक के एमसीक्यूज एंड थोड़ी थ्योरी उससे रिलेटेड। सो आज जो है मैंने पिक करना है इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फोर्स्ड ऑसिलेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाइब्रेशन एंड वेव में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आफ्टर द प्रीवियस टॉपिक वो फोर्स्ड ऑसिलेटर ही है। एंड जो आज की वीडियो है अलॉन्ग विद मास्टर कैडर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट टीजीटी फिजिक्स लेक्चरर फिजिक्स एंड एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी यूज़फुल है। सो टुडेज टॉपिक इज़ फोर्स्ड ऑसिलेटर। फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की रिगार्डिंग डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो डैम्प्ड में क्या होता है अल्टीमेटली, बिकॉज जैसे कि हमने जो रेजिस्टिव फोर्सेस की बात की, बिकॉज ऑफ दैट जो एम्पलीट्यूड है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और अल्टीमेटली जो है ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाती हैं, ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाती हैं। और फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ऑसिलेशन कंटिन्यू रहे तो आप क्या करोगे, आपको एक्सटर्नल एजेंसी जो है दैट विल हेल्प कि जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन रहे और जो ऑसिलेशंस है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनिशियली जैसे ऑसिलेटर एक अपनी फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, जैसे ही जो है आप एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करते हो देन जो ऑसिलेटर है इट विल स्टार्ट मूविंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी। तो इस तरीके से जो है बिगिनिंग में जो उसका बिहेवियर है उसको अलग नाम दिया जाता है एंड जो बाद वाला बिहेवियर उसको अलग नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ द ऑसिलेटर। जैसे कि मैंने आप बात की अभी कि जो फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर है उसके बिहेवियर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रांजिएंट बिहेवियर, सेकेंड इज़ स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो ट्रांजिएंट बिहेवियर क्या होता है, जब बिगिनिंग में ऑसिलेटर जो है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, उस स्मॉल ड्यूरेशन को हम कह देते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर, ठीक है। तो बहुत थोड़े टाइम के लिए जो होता है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करता है। सो यहाँ पर देखो क्या है, द नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ द ऑसिलेटर परसिस्ट ओनली इन द बिगिनिंग एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑसिलेटर इज़ ट्रांजिएंट। तो बिगिनिंग में जो बिहेवियर है उसको हम क्या कहते हैं, जब जो ऑसिलेटर है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर। और जैसे ही जो है आप एक्सटर्नल जो है एजेंसी उसके थ्रू एक्साइटेशन करते हो दैट ऑसिलेशंस फिर से सेट होती हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो ऑसिलेटर है दैट स्टार्ट्स मूविंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी, और वो उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करता रहता है जब तक जो है वो एक्सटर्नल सोर्स प्रेजेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट बिहेवियर। सो फोर्स्ड ऑसिलेटर के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट आप कुछ और टर्म से फेमिलियर हो जाएं। जैसे देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड के ऊपर एक एरो हेड है, एक लाइन है, मैंने एरो हेड मिडिल में बनाया है। इट मीन्स जब हम फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। जहाँ पर आपको ऐसे लाइन और मिडिल में एरो मिले इट मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। So amplitude is equal to minus iota f naught upon omega r plus iota m omega minus s by omega। तो यहाँ पर जो टर्म है ये r plus iota m omega minus s by omega, इसको हम z m से भी इंडिकेट करते हैं। z means impedance, m here stands for mechanical, मतलब इसको हम कहते हैं mechanical impedance of the oscillator। सो देखो यहाँ पर जो मैकेनिकल इम्पिडेंस है उसकी 2 पार्ट्स हैं, r प्लस आयोटा m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा। जो यहाँ पर स्मॉल r है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू द ऑसिलेटरी मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो स्मॉल r क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। वैसे जो ये इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस क्या होता है बेसिकली, ये भी एक रेजिस्टेंस ही होती है, ठीक है। दिस इज़ अनदर नेम ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन जो r यहाँ पर r है दिस इज़ फॉर द रेजिस्टेंस टू द ऑसिलेटरी मोशन। एंड नेक्स्ट जो टर्म है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। सो रिएक्टेंस में देखो 2 टर्म इन्वॉल्व है, फर्स्ट है m ओमेगा, नेक्स्ट इज s बाय ओमेगा। जो m ओमेगा है उसको हम कहते हैं इनर्शियल रिएक्टेंस एंड जो s बाय ओमेगा है उसको कहते हैं हम
इलास्टिक रिएक्टेंस, मतलब जो सेकेंड टर्म है रिएक्टेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, तो एम ओमेगा जैसे मास से हम इनर्शिया रिलेट करते हैं और एस जो स्प्रिंग वाला स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर, सो एम ओमेगा मीन्स इनर्शियल रिएक्टेंस, एस बाय ओमेगा मीन्स इलास्टिक रिएक्टेंस। तो देखा आपने जो मैकेनिकल इम्पिडेंस है वो क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और जो रिएक्टेंस है दैट इज फर्दर कंबाइंड ऑफ टू टर्म्स, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। एक्चुअली जितनी अभी हमने ये टर्म्स पढ़ी हैं इनके यूनिट्स के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है कि इम्पिडेंस का क्या यूनिट है, यहाँ पर रिएक्टेंस का क्या यूनिट है, राइट। तो इस तरीके से यूनिट के बेसिस पर क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो आपको अगर टर्म्स पता है तो आप ऑब्वियसली उसके यूनिट को जो है डराइव कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो है आपको ये 4 एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए, बिकॉज इनके बेसिस पर मल्टीपल एमसीक्यूज फॉर्म होंगे। अब देखते हैं कैसे, राइट। तो जैसे फोर्स, फर्स्ट टर्म देखो फोर्स है, फोर्स भी यहाँ पर एक मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होने के कारण यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एफ नॉट कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने यहाँ पर जो इमेजिनरी कंपोनेंट है, जो सेकंड पार्ट है, उसको पिक किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आती है उसको जो है कैलकुलेट किया है। तो जब जो है ड्राइविंग फोर्स F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी है, तब जो डिस्प्लेसमेंट है x, उसकी वैल्यू आती है एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट। वेलोसिटी की वैल्यू आती है एफ नॉट अपॉन जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है ओमेगा अपॉन जेड एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाय 2। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, वो है कि जो ड्राइविंग फोर्स है एंड वेलोसिटी है उसमें फेज डिफरेंस कितना है। तो आप कैसे चेक करोगे, ड्राइविंग फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी है एफ नॉट अपॉन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सो यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है उसमें यहाँ पर ओमेगा टी है, वेलोसिटी में ओमेगा टी माइनस फाइव है। सो क्लियरली यू विल से द फेज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज फाइव, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी में माइनस साइन है, जिसके पास माइनस साइन होगा मतलब दैट लैग्स बिहाइंड। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट लैग्स बिहाइंड फोर्स बाय 5। समझ लग गई दोनों बातें, ये फोर्स एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पर ओमेगा टी माइनस 5 है, मतलब फर्दर उसमें सब्सट्रैक्शन है। तो वी कैन से जो वेलोसिटी है इट लैग्स बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स बाय 5। तो यहाँ पर हम सेकेंड टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो यूनिट्स हैं, लाइक जैसे इम्पिडेंस है, रिएक्टेंस है, यूनिट्स के बेसिस पर एमसीक्यूज़ फॉर्म होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, ये जो टर्म्स हैं सारी, ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। सो क्वेश्चन इज वेलोसिटी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितनी आगे है, कितने फेज से आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, एफ नॉट अपॉन जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में माइनस पाई बाय 2 है, इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो पाई बाय 2 से डिस्प्लेसमेंट से आगे है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको एक्सप्रेशन सारे पता होंगे आपको, इनको आप नोट डाउन कर लेना, जहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था फार्मूलाज जो हैं इंपॉर्टेंट उनको लिखने के लिए। तो ये तो अभी तक हमने बात की फेज के बेसिस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड के बेसिस के ऊपर। अब आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड क्या है। सो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है एफ नॉट अपॉन जेड एम, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड है ओमेगा एफ नॉट बाय जेड एम। जैसे क्वेश्चन आ जाए वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड उसको डिवाइड कर दोगे, मतलब एफ नॉट अपॉन जेड एम डिवाइड बाय एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है, ओमेगा। सो वी कैन से कि जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है दैट इज ओमेगा टाइम्स द
डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे अगर आपको ये टेबल पता है, ठीक है। फेज का क्या रिलेशन है एंड एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है वो इस टेबल के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो है आप उनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सो सेकेंड टाइप यहाँ ख़त्म हुई, ठीक है। इस टॉपिक के बेसिस ऊपर क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। अब थर्ड टाइप की हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सो थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे जो हमने अभी तीनों एम्पलीट्यूड पढ़े, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, देन वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड देन एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। अब तीनों एम्पलीट्यूड को हम देखेंगे कि कैसे जो है वो ओमेगा के साथ चेंज होते हैं। तो फर्स्ट केस हम पिक करते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का, जो कि है x इज़ इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा जेड एम। ये आगे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी है, बस यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड लिख लिया जो अभी हमने देखा था। अब हम यहाँ पर जो है ओमेगा की वैल्यू को चेंज करेंगे एंड वी विल सी हाउ दिस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वेरीज। और मैंने यहाँ पर जो है जेड एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। सो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या बन गया, ए इज़ इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बिकॉज यहाँ पर आयोटा टर्म थी ना, तो उसका जो है हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख लिया है, आर स्क्वायर प्लस एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आज जितने पॉसिबल MCQs हैं इसके सारे एट द एंड ऑफ द वीडियो ही हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट देखो यहाँ पर हम केस लगाएंगे व्हेन ओमेगा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड केस होगा व्हेन ओमेगा इज़ वेरी लार्ज। थर्ड होगा व्हेन ओमेगा इज़ इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट देखो यहाँ पर व्हेन ओमेगा इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो एम ओमेगा टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक टर्म है एस बाई ओमेगा, जहाँ ओमेगा ज़ीरो होगा वो वाली टर्म तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लाइक, ठीक है। तो इट मीन्स इन दिस केस क्या है, एस बाई ओमेगा टर्म है वो डोमिनेट करेगी। बिगनिंग में आपको बताया था मैंने कि जो एम ओमेगा टर्म है दैट इज़ इनर्शियल रिएक्टेंस, एस बाई ओमेगा जो है दैट इज़ स्टिफनेस रिएक्टेंस, या फिर इसको हम कहते थे इलास्टिसिटी रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर ऑसिलेटर है इट विल बिकम स्टिफनेस कंट्रोल्ड, ठीक है, बिकॉज एस बाई ओमेगा टर्म डोमिनेट कर रही है। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या आया कि जब फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस द ऑसिलेटर बिकम्स स्टिफनेस कंट्रोल्ड। सेकेंड केस देखो कि ओमेगा बहुत लार्ज है दैट इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ओमेगा इन्फिनिटी हो जाएगा तो एम ओमेगा और एस बाई ओमेगा से कौन सी टर्म डोमिनेट करेगी, ऑब्वियसली एम ओमेगा टर्म, जो कि है इनर्शियल टर्म। तो इट मीन्स इन दिस केस क्या होगा कि जो ऑसिलेटर है दैट विल बिकम इनर्शियल कंट्रोल्ड। सो लास्ट केस है यहाँ पर केस ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस के केस में क्या होगा कि जो ओमेगा है दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम माइनस आर स्क्वायर बाय 2m²। तो जब आप जो है ओमेगा वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे देन द एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम विच विल बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट डैश आर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्पिंग पर डिपेंड कर रहा है। डैम्पिंग टर्म यहाँ पर कौन सी है, स्मॉल आर। जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। अब यहाँ पर एक बात है, जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी इन दैट केस इनर्शियल कंट्रोल्ड था ऑसिलेटर। जब फ्रिक्वेंसी बहुत कम है देन स्टिफनेस कंट्रोल्ड है। एंड जब रेजोनेंस पे है इन दैट केस एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होता है, तो आंसर क्या है, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के केस में इट इज़ मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज़ इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट डैश आर, राइट। Next we will talk about variation of velocity amplitude with driving force frequency omega. So velocity amplitude क्या था, v naught equal to f naught upon zm। तो यहाँ पर zm की वैल्यू हम फिर से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। So f naught upon r square plus m omega minus s by omega का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ फिर से हम वही सारी कंडीशंस लगाएंगे। जैसे ही जो है ओमेगा विल बी वेरी वेरी स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ऑब्वियसली एम ओमेगा टर्म तो वैनिश कर गई, वो तो ज़ीरो ही हो गई। और यहाँ पर क्या होगा, एस बाई ओमेगा टर्म डोमिनेट करेगी। फिर से वही बात है कि जो ऑसिलेटर है दैट विल बिकम स्टिफनेस कंट्रोल्ड।
अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, बिकॉज एस बाई ओमेगा जो है वो इन्फिनिटी हुआ है, तो डिनोमिनेटर पूरा ही यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया है। इट मीन्स जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल। सो वी कैन से एट लो फ्रिक्वेंसीज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम कंडीशन जो है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में भी बनती है, लेकिन वहाँ पर डिनोमिनेटर में साथ में ओमेगा भी है, इसलिए वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ज़ीरो नहीं होता। बट यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में ओमेगा अलग से नहीं है, इसलिए जो है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड जो है इट विल बिकम ज़ीरो। सेकेंड केस है व्हेन ओमेगा इज़ अ वेरी वेरी लार्ज दैट इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो हमें पता है जो एस बाई ओमेगा टर्म है वो तो हो गई ज़ीरो, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, एम ओमेगा टर्म। और एम ओमेगा टर्म क्या बन गई है, यहाँ पर इन्फिनिटी बन गई है, बड़ी टर्म है। तो इट मीन्स वी कैन से द ऑसिलेटर विल बिकम इनर्शियल कंट्रोल्ड, ठीक है, बिकॉज एम ओमेगा यहाँ पर इन्फिनिटी हो चुका है। बट यहाँ पर एक और कंडीशन भी हो रही है, बिकॉज जैसे ही एम ओमेगा इन्फिनिटी जो है बन रहा है, अगर हम कैलकुलेट करें वेलोसिटी एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, एफ नॉट बाई इन्फिनिटी विच इज़ अगेन इक्वल टू ज़ीरो। सो हम ये कह सकते हैं कि जब ओमेगा इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, oscillator becomes stiffness controlled but velocity amplitude becomes zero. Second case क्या है, when frequency is very very large, oscillator become inertial controlled but velocity amplitude becomes zero. So velocity amplitude ही एक ऐसा amplitude है जो कि higher frequency as well as lower frequency पर zero हो जाता है। सो लास्ट केस इज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस पे क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट विच इज़ इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ अनडैम्ड ऑसिलेटर। तो जब आप ओमेगा की जगह पर पुट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ एस बाई एम तो आंसर आ जाएगा, डोमिनेटर वाली टर्म है वो आर बन जाएगी, बिकॉज एम ओमेगा माइनस एस बाई ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वी नॉट विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाई आर, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड विच विल बी एट रेजोनेंस। सो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि लो फ्रिक्वेंसी एज वेल एज हाई फ्रिक्वेंसी पर वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाता है, रेजोनेंस पर मैक्सिमम होता है, एंड इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन आर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड विद ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी ओमेगा। सो हियर इज द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड जो कि है ए नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एफ नॉट अपॉन जेड एम। तो यहाँ पर हम जेड एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर में ओमेगा है, जो एफ नॉट के साथ ओमेगा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमें पता है ओमेगा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट टर्म क्या बन जाएगी, ए नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन आर बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर का जो है कंप्लीट यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एस बाई ओमेगा स्क्वायर टर्म है वो डोमिनेट करेगी। ऑल्दो हमारे पास आर बाई ओमेगा टर्म है, लेकिन एस बाई ओमेगा स्क्वायर और बड़ी टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है एस बाई ओमेगा स्क्वायर टर्म डोमिनेट करेगी एंड ऑसिलेटर विल बिकम स्टिफनेस कंट्रोल्ड। तो जो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है दैट विल बी एफ नॉट अपॉन एस, और जो ओमेगा स्क्वायर है एस बाई ओमेगा स्क्वायर था वो न्यूमरेटर में चला गया। कंडीशन क्या है, ओमेगा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है दैट विल ऑल्सो अप्रोच टू ज़ीरो। तो जब लो फ्रीक्वेंसी का केस आता है, इन दैट केस एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इफ़ समवन इज स्टडिंग वाइब्रेशन एंड वेव फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सजेस्ट कि आप जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, वहाँ पे जो है मैंने अलग अलग टॉपिक बहुत टाइम दे के करवाया हुआ है, तो वहाँ पे आप जो है उसको डिटेल्ड में स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे ये रिविजन सीरीज़ है, तो आई एम जस्ट होपिंग दैट यू ऑलरेडी नो दीज टॉपिक्स एंड आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल दीज। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट है, बिकॉज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन रिजल्ट, सो दैट आप सीधा जो है समझ पाएँ कि उन MCQs को कैसे सॉल्व करना है। ये ना हो कि आपको पता ना चले कि रिजल्ट कहाँ से आया और मैम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के तरीके से है। The second case is when omega is a very very large that it approaches to infinity. अब देखो जैसे ही ओमेगा इन्फिनिटी हो रहा है, आर बाई ओमेगा टर्म फिनिश, एस बाई ओमेगा टर्म फिनिश, सिर्फ क्या रह रहे हैं,
m टर्म रह रही है यहाँ पर, वी कैन से द एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड विल बी एफ नॉट अपॉन m, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड व्हेन द केसेस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, बिकॉज जो हमने एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया है उसमें ओमेगा प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तब एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो इन द थर्ड केस वी विल टॉक अबाउट रेजोनेंस जो है, ठीक है। तो रेजोनेंस के केस में जो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड है दैट विल बी, जो हमारा ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है वहाँ पर जो ओमेगा है बस उसकी जगह पर आपने ओमेगा डबल डैश लिख देना, बाकी सारा जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा। सो दिस इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है दैट इज़ 0 एट हाई फ्रिक्वेंसी, velocity amplitude is 0 both at high and low frequencies, acceleration amplitude is 0 at low frequency. First question is, what is the frequency with which forced periodic oscillations oscillate? ठीक है, तो forced oscillator जो है वो कौन सी frequency से oscillate करता है? First है frequency of the forced oscillator, second is the natural frequency, third is no specific frequency, fourth is sum of frequency of forced oscillator and their नेचुरल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बिकॉज जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है उसमें जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो सिर्फ बिगिनिंग में रहती है, दैट इज़ ऑल्सो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर दैट जो है जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है उसी से ही जो है फोर्स्ड ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है। सो दैट्स वाई फोर्स्ड ऑसिलेशंस में जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर ओनली। तो यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, द एम्पलीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टेंड्स टू 0 बोथ एट वेरी हाई एंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा वेरिएबल है जिसका एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी एज वेल एज लो फ्रीक्वेंसी दोनों पर 0 होता है। सो फर्स्ट है हमारे पास केस डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड 0 होता है सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड यहाँ ऑप्शन है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड 0 होता है सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी पर। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी जो है उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है बोथ एट हाई फ्रिक्वेंसी एज वेल एज एट लो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा एम्पलीट्यूड जो है वो 0 होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ क्या है, थर्ड थिंग जो रेजोनेंस है उस पर वैल्यू क्या है। और ये साथ में पॉइंट याद रखना है कि जब रेजोनेंस की बात हो रही है इट मीन्स एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case of forced vibration the resonance wave becomes very sharp when? तो resonance wave जो है वो sharp कब होती है? फर्स्ट ऑप्शन है damping force is small, second is restoring force is small, third is quality factor is small, fourth is applied periodic force is small. So resonance curve जो है वो sharp तब होती है जब damping जो है वो कम है। हमने एक्सप्रेशन भी पढ़ा था अभी। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमने देखा था, जैसे यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन पिक किया है एट रेजोनेंस विच इज़ एफ नॉट अपॉन ओमेगा डैश आर। आर यहाँ पर डैम्पिंग टर्म है, ठीक है। तो डैम्पिंग टर्म जितनी कम होगी उतना ही जो है रेजोनेंस वेव शार्प होगी, मतलब उसका एम्पलीट्यूड उतना ही और शार्प होगा, राइट। तो बिकॉज यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड एंड जो यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट रेजोनेंस इन द आइडियल केस ऑफ जीरो डैम्पिंग? तो जब डैम्पिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू एम्पलीट्यूड? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फानाइट, सेकेंड इज 1, थर्ड इज -1, फोर्थ इज 0। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का एक केस पिक कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा डैश आर। अब जब डैम्पिंग टर्म 0 हो जाएगी मतलब आर 0 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? इनफानाइट। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इनफानाइट करेक्ट होगी।
तो हेयर आर 7 क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। ठीक है, तो आज की वीडियो के बेसिस पर ये 7 क्वेश्चन है। आप सब जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड उनके आंसर जो है कमेंट करके बताइए। एंड जो उनके करेक्ट आंसर्स हैं बाय टुमारो मैं वो सारे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से जो है अपने आंसर्स आप मैच कर लेना। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड इफ़ दैट इज़ सो देन वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।